गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो जीवाणु से ही संबंधित है, जो कि जीवाणु के प्रकृत वासस्थान और उसके प्रकार को जो है हम देखेंगे, इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो प्रकृति के संदर्भ में, वासस्थान के संदर्भ में हमने अभी पहले भी बताया आपको कि ये जो है जीवाणु जो होता है वो हर स्थान पे, सामान्यतः हर स्थान पे पाया जाता है। वो चाहे जो है मिट्टी हो, जल हो, वायु हो, या मनुष्य हो, कोई अन्य जंतु हो, पौधे हो, मतलब हर प्रकार के स्थानों पे ये पाए जाने वाले हैं। और ये जो है जैसा कि दूध से दही बनाने में, या फिर जो है पनीर बनाने में, या फिर जो है सब्जियों पे, फलों पे, तो कह सकते हैं कि प्रकृति और वासस्थान को हम जब जानेंगे तो ये हर स्थान पे पाए जाते हैं ना। इसीलिए हमने कहा कि सामान्यतः ये जो है हर जगह पे पाए जाते हैं। तो अब हम इसके विशेषकर प्रकार की तरफ चलते हैं। क्या प्रकार होता है, कितने प्रकार का ये पाया जाता है। मुख्यतः जो है माना जाता है, वैसे तो जैसे कहते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ढेर सारे इसके आकार होते हैं, लेकिन कुछ मुख्यतः जो आकार होते हैं हम यहाँ पे 4 बताते हैं आपको, 4 प्रकार। तो अब इसमें पहला जो होगा हम उसको बोलते हैं कोकाई। पहला जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं गोलार्ध अथवा या कोकस बोला जाता है। पहला अंग्रेजी में कोकाई बोलते हैं। कोकाई मतलब सिंगुलर, मतलब एक वचन और बहुवचन से संबंधित है, कोकस। तो ये जो है ये इस प्रकार के, आप देखें इस प्रकार के एक जो है, अगर वो इनकी जो संरचना है एकदम गोलाकार है और इस प्रकार से दिखाई पड़े तो इसको कहा जाता है कि ये गोलार्ध या फिर कोकस बैक्टीरिया है। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब जो कोकस होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत समझिए, पहला है कि माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब क्या, जब इसकी संख्या केवल एक रहे, मतलब एक संख्या में रहे, वो माइक्रोकोकस कोकाई कहलाती है। ठीक है। जब दूसरी तरफ चलेंगे उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस या कोकाई, आप भी लिखो, कोकाई ही लिखिए, कोकाई। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिप्लो मतलब 2। जब 2 जो है जीवाणु, गोल जीवाणु इस प्रकार से आपस में पेयर बना के पाए जाते हैं, इस रूप में व्यवस्थित पाए जाते हैं, तो उनको डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं, और भी इसके फार्म हैं, इसके बहुत सारे ढेर फार्म होते हैं। इसमें आता है अगला, नेक्स्ट जो आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब जो होता है, ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया हो वो एक सीरीज, एक श्रृंखला में पाई जाए। कैसे देखें, इस प्रकार से लगातार ये सीरीज में जो पाई जाती है, एक चैन के रूप में पाई जाती है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं, मतलब स्ट्रेप्टो। अगला है स्टेफाइलोकोकस, जो है डी है, स्टेफाइलोकोकस। अब क्या होगा ये, जबकि स्टेफाइलोकोकस में जो बैक्टीरिया हो वो ग्रुप में पाए जाए। देखिए इस प्रकार के,
ये ग्रुप में हो। तो इस प्रकार के ग्रुप में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेफाइलोकोकस होते हैं। स्टेफाइलोकोकस देखिए अलग अलग सबका जो है उनके उपस्थिति और उनके अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित होने के आधार पे ये जो है इनका नाम दिया गया है। अब एक और होते हैं ई के संदर्भ में जिनको बोला जाता है सारसीनी। जब सारसीनी जो होता है वो 64 जो इनकी जो संख्या होती है 8 से लेके 64 बताई जाती है। मतलब ग्रुप में होंगे मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से 8 की संख्या है तो देखें इस प्रकार से ना, तो ये सारसीनी या और भी संख्या है तो और भी बढ़ती जाएगी। 64 की बात करें हम जब तो इस तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा। जब इनकी संख्या 8 से लेके 64 तक बोली जाती है 8 to 64 तब इनको क्या बोलते हैं सारसीनी बोलते हैं। तो कोकस जो बैक्टीरिया होता है जो कि गोलाकार होता है और ये जो है अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इनके व्यवस्थापन के आधार पे है माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सारसीनी। अब हम अगले चलते हैं दूसरे जीवाणु की तरफ जिसका जो का नाम है दंडाणु, दंड की तरह या फिर क्या बोलते हैं इसको, जैसे कोकस बोला इसको बैसिलाई बोलते हैं, बैसिलस, बैसिलस दंड के आकार का सीधे एक जो है रॉड जिस प्रकार से रॉड दिखाई पड़ता है, रॉड शेप्ड अंग्रेजी में सब बोला जाता है। तो दंड के एक आकार का जो है इनका आकार होता है। तो ये उस प्रकार देखिए हम बनाए एकदम, देखिए समझिए अगर इनका आकार इस प्रकार से हो तो इस प्रकार के आकार वाले जो जीवाणु होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं, बैसिलाई होते हैं। इनमें भी अब बताएं हम आपको माइक्रो बैसिलाई, माइक्रो और डिप्लो होते हैं वही उसी संख्या में जैसा कि क्रोकस में पाया जाता है। तो एक की संख्या या दो की संख्या होती है। तीसरा चलते हैं, तीसरा जैसा मैंने कहा कि ये सर्पिल के आकार सर्पिलाणु या फिर सर्पिल होती है, स्पाइरिला बोलते हैं इसको, स्पाइरल बैक्टीरिया होती है। अब देखिए हमने क्या बताया ये किस आकार की होगी, इस प्रकार की सर्पिल आकार की। देखिए ये अगर इसमें वो फ्लैजेला है तो हम फ्लैजेला को बना देते हैं। तो इस प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है वो सर्पिल आकार की होती है, इसलिए इसको स्पाइरिला बोलते हैं। ठीक है, और अगले चलते हैं चौथे की तरफ। तो चौथे में क्या होता है वो बोलते हैं विब्रियो, विब्रियो। तो विब्रियो जो होता है वो कॉमा की तरह होता है, देखें इस प्रकार से। ये इस प्रकार से जो है अगर स्ट्रक्चर है किसी बैक्टीरिया का तो उसको कॉमा सेप्ड बोलते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में जब हम कॉमा लगाते हैं तो कॉमा का ऐसा चिन्ह होता है, उसी प्रकार का जो अगर बैक्टीरिया हो तो अगर इसमें इस प्रकार का बैक्टीरिया हो तो वो विब्रियो या फिर जो है कामा सेप्ड बोला जाता है, कामा आकार का, कॉमा के आकार का पाया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो है हमने आपको जो जीवाणु के आकार होते हैं उसको बताया और इन्हीं ये संबंधित होते हैं, ये क्या करते हैं अलग अलग रोग को फैलाते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर एक जो है कोशिका, जीवाणु कोशिका का बनाया था, उसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है हम उसको बनाते हैं। ये देखें इस प्रकार से संरचना हमने बनाई थी, तो कुछ फिर से बना लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं।
तो इस प्रकार की संरचना अगर आपको दिखाई पड़ रही है ऐसे, और ये डीएनए यहाँ पे पाया जा हो तो, और यहाँ पे ये फ्लूइड भरा हो, मतलब यहाँ पे कोशिका द्रव्य हो, और कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाए, 70S राइबोसोम पाई जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे वो फ्लैजेला है तो ठीक है, फ्लैजेला भी लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कोट और पाई जाए तो जैसे हमने कहा कि वो कैप्सुलेटेड हो जाता है। स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर की बनी होती है, और स्लाइम लेयर होती है और जो कि क्या कहते हैं पॉलीसैकेराइड डेक्स्ट्रॉन, मतलब विशेषकर पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज की बनी होती है, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है और पूरे कोशिका जो जीवाणु कोशिका होती है उसको हमेशा क्या करती रहती है, सपोर्ट करती रहती है। अब ये क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल बेसिक रूप से हमने कहा था काइटिन की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड और जो है हेमीसेलुलोज प्रोटीन, ये इन सब का जो है यहाँ पे क्या कहता है संयोजन होता है और उसी प्रकार से यहाँ पे भित्ति होती है, भित्ति में मेसोसोम्स होते हैं, यहाँ पे ये कोशिका द्रव्य होती है, कोशिका द्रव्य में केवल न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे फ्लैजेला। तो इस प्रकार से एक जो विशेषकर जीवाणु होता है उसका ऐसा स्ट्रक्चर सामान्यतः साधारण कोशिका है ही है, तो इसमें सामान्य जो है चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो है इस प्रकार से इसका संरचना होता है। अब हम जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब जो है हम जीवाणुओं में पोषण किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो विशेषकर हमने कहा था जब इसके लक्षण को पिछले वीडियो में बता रहे थे कि जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, और तो इस प्रकार से हम आज जानते हैं कि पोषण, अगर हम एक दायरा इसका बनाए पोषण, तो पोषण के अंतर्गत जिसको हमने अंग्रेजी में कहा न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो जीवाणु होते हैं दो प्रकार से, प्रकाश संश्लेषी या फिर जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं या फिर रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। तो यहाँ पे दो प्रकार के पोषण में दो प्रकार के जीवाणु पाए गए, एक जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हो, और दूसरा जो है रसायन की मदद से जो है अपने भोजन का निर्माण करते हो। तो ये ये क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम जैसे कि स्वपोषी और परपोषी जीवाणु की बात करें, ऐसे इसमें थोड़ा सा सुधार हम लोग कर लेते हैं। इस प्रकार से देखें, थोड़ा सा सुधार करेंगे तो जैसे कहते हैं पोषण दो हैं, तो पहला स्वपोषी हो गया, स्वपोषी, और दूसरा हम यहां बना लेते हैं परपोषी। ठीक है। अब स्वपोषी में दो हो गए, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब ध्यान से समझिए आप, स्वपोषी जो वह उस प्रकार के जीवाणु जो कि अपना भोजन खुद बनाते हो, वो उस कैटेगरी वाले जीवाणु, और एक ऐसे जो कि दूसरों पे निर्भर होकर अपने भोजन को प्राप्त करते हो, अपने जीवन चक्र को चलाते हो। तो दो प्रकार के हैं। तो स्वपोषी में हम समझते हैं पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। इसका मतलब है कि यहाँ पे जीवाणुओं के पास में बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो परप्यूरिन नामक जो है यहाँ पे कुछ रंगा पदार्थ होता है, जिनके मदद से ये सूर्य के प्रकाश से
उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं। क्या क्या मैंने बताया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यहाँ पे इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वेरिडिन, या बैक्टीरियो परप्यूरिन, प्यूरिन। तो इस प्रकार से कुछ जो है ये इस प्रकार से क्लोरोफिल की तरह जो है, क्लोरोफिल तो नहीं होते लेकिन क्लोरोफिल की ही तरह जो है ये अपनी प्रक्रिया को करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के बाद जो है भोजन को खुद बना लेते हैं। तो इस प्रकार की कैटेगरी वाले जीवाणु को प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बोलते हैं। कुछ नाम बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो वेरिडिन, बैक्टीरियो परफ्यूरिन नामक जो है जो रंगा पदार्थ होता है या फिर जो पदार्थ होता है जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो करते हैं। दूसरी तरफ है रसायन संश्लेषी। ये कुछ जो यौगिक होते हैं उनके मदद से, जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके मदद से जो है वहाँ से भोजन को प्राप्त करते हैं। तो उसमें आपका जो है जो नाइट्रोजन से जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन के माध्यम से जो भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक जो हमारे जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर बोला जाता है, मॉलिक्यूल के रूप में होता है, अणु के रूप में होता है। वो डायरेक्ट जो है जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होता है वो, तो यहाँ पे क्या होती है, एक साइकिल चलती है जिसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। मैंने कहा कि जो अणु होते हैं और जो कि जो नाइट्रोजन होता है वो अणु के रूप में होता है और वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो पौधे होते हैं वो इस नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं करते, बल्कि जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में उसको बदल के तब उसको प्राप्त करते हैं। और उसी के माध्यम से जो जीवधारी होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो जो वनस्पतियां होती हैं वो वहाँ से भोजन को प्राप्त करते हैं, आवश्यक चीज़ों को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से मेथेन बैक्टीरिया होता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया होता है, सल्फर बैक्टीरिया होता है। तो कुछ तमाम ऐसे जो है बैक्टीरिया इस रसायन संश्लेषी जीवाणु के अंतर्गत आते हैं, जो कि इन रासायनिक से ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करके वहाँ से जो ऊर्जा होती है वहाँ से ऊर्जा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करके वहाँ से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब ये तो था स्वपोषी के अंतर्गत, जो कि खुद स्वयं जो है भोजन को बना सकते हैं। लेकिन अब जो है परपोषी के अंतर्गत 3 होते हैं। आप देखें कौन कौन से, यहाँ हम समझ लेते हैं परपोषी के अंतर्गत। पहला है मृतोपजीवी बैक्टीरिया, मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी जीवाणु कौन से होते हैं? अब जबकि यहाँ पे जो किसी भी जंतु, वनस्पति, सब्जियों, फलों या अन्य चीज़ों पे से जो कि मृत हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, वहाँ से उन पर उपस्थित होके उनको जो है डिग्रेड करके अपने भोजन को प्राप्त करते हो। अपने तो सड़े, जिसको आप बोलते हैं जीवाणुमृत कार्बनिक पदार्थों और सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं या उन पे निर्भर होते हैं। तो उस प्रकार के जीवाणु को मृतोपजीवी जीवाणु बोलते हैं। तो वहाँ से ये क्या करते हैं, तो जैसे हमने कहा अभी एग्जाम्पल के रूप में सब्जियां हैं, फल हैं, है ना, इनसे ये भोजन को प्राप्त करते हैं। तो वो मृतोपजीवी होते हैं। अब ये परजीवी के रूप में आने लगे, परपोषी के रूप में आने लगे, तो इनको मृतोपजीवी बोलते हैं। दूसरा है
परजीवी, पैरासाइट, परजीवी बैक्टीरिया, परजीवी जीवाणु। अब परजीवी जीवाणु कैसे भोजन को प्राप्त करेंगे? तो सामान्यतः आप जानते हैं कि जो परजीवी जीवाणु होते हैं वो पौधों और जंतुओं के शरीर के अंदर या बाहर उपस्थित होकर वहाँ से अपने भोजन को ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं और हमेशा पौधों और जंतुओं को रोग के रूप में उनको हानि पहुंचाते रहते हैं। तो ये जिस होस्ट या जो उनका जो वासस्थान है, जंतु और वनस्पतियाँ उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनको हमेशा हानि पहुंचाते रहते हैं। तो मतलब रोग होते हैं, जैसे डिप्थीरिया है, तपेदिक है या फिर हैजा है ना। ये सारे जो रोग होते हैं, जो मनुष्य में होने वाले जो रोग हैं, वो जो है परजीवी जीवाणु जो है के माध्यम से होता है। तो वहीं से ये अपना भोजन प्राप्त करके और मनुष्य या पौधों को हानि पहुंचाते हैं दूसरे रूप में। फिर अगला है सहजीवी बैक्टीरिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया भी ये भी होते हैं, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु क्या है? इसको अंग्रेजी में सिम्बियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सिम मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, एक दूसरे से जुड़ना, एक साथ में रहना, मतलब एक तरफ से दोनों तरफ से जो है यहाँ पे लाभ ही होता है, हानि नहीं पहुँचती। जैसे एक एग्जाम्पल हम बताएं पौधों के रूप में, जीवाणु है, तो यहाँ पर जो जीवाणु होंगे वो पौधों की जड़ों में रहते हुए जो राइजोबियम जो पौधा होता है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है, वो यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु है और ये जो दलहनी फसलें होती हैं उसके जो जड़ें होती हैं वहाँ पे गांठों के अंदर वहाँ पे पाई जाती हैं और ये क्या करते हैं, दलहनी फसलों से जो है अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जबकि ये पौधों को हमेशा जो नाइट्रोजन की प्रक्रिया, अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन जो साइकिल चलती है वहाँ से ये नाइट्राइट टू नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को बदल के जो है पौधों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ से हमेशा जो है सहजीवन का जो है विधि, सहजीवन के माध्यम से ये अपने भोजन को भी प्राप्त कर लेते हैं और पौधों को भी जो है हानि नहीं पहुंचाते और इस तरीके से वो लगातार जो है इस क्रम में अपने पोषण को प्राप्त करते रहते हैं। तो आपने देखा कि जीवाणुओं में दो विशेष प्रकार के पोषण होते हैं और उसके बाद उसके अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार से जो है उसके प्रकार होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु, मृतोपजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीवाणु जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं, पोषण करते हैं। अब हम जीवाणुओं में प्रजनन या जनन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे कि जनन कैसे होता है। तो जीवाणुओं में जनन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कायिक जनन होता है, अलैंगिक लैंगिक जनन होता है। तो कायिक जनन का विशेष जो माध्यम है वो है आपका विखंडन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया वो विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं और वही उनका सबसे जो है कॉमन या जो है एक महत्वपूर्ण जो है आधार होता है, जिसके माध्यम से वो अलग हो जाते हैं और नए नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। तो हम आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं। सबसे पहले कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और विखंडन। तो पहला हम इसको ही समझाते हैं, विखंडन द्वारा। हमेशा ये बहुत ही कॉमन बोला जाता है, बाय
बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के माध्यम से ये यहाँ से, जिसको विखंडन बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, आप देखें, हम बताते हैं आपको कि एक जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, जिसको आप दंडाकार बैक्टीरिया बोलते हैं, वो जब अब इसके पास क्या है, अपना जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये बाइनरी विखंडन के द्वारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा, तो आप ध्यान से समझिए। जबकि ये विखंडन की प्रक्रिया में जाता है तो सबसे पहले इसकी जो सेल होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, और जो यहाँ पर ये डीएनए है, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, ये क्या होगा, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में जाएगा। तो आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसका आकार बढ़ेगा, थोड़ा सा आकार में वृद्धि होता है, और ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में चला जाएगा, रेप्लिकेशन होने लगेगा। ठीक है। अब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होने के बाद जो है, इसके बाद यहाँ से अगले स्टेप में देखेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे फरो या डिप्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए इस प्रकार से, मतलब जो सेल थी यहाँ से अब डिवाइड होना शुरू होगी, और उसके पहले इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन था, अब मूव करके इस तरीके, दो तरीके से बढ़ जाएगा ये दोनों तरफ। और ये जो डिप्रेशन है, जिसको फरो बोलते हैं, ये सेल के अंदर धंसती हुई चली जाएगी, और वहाँ पे जाने के बाद अगले स्टेप में ये क्या होगा, इस प्रकार से बड़ी होते हुए, तो इस प्रकार से ये दो जो है बैक्टीरिया में डिवाइड होने लगेगा, और बाद में चल के ये दो बैक्टीरिया में, दो अलग अलग नए बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ कि विखंडन की प्रक्रिया, अब ये विखंडन की प्रक्रिया जो जीवाणु में होती है, वो हमेशा उचित और उसके अनुकूल समय में होती है, प्रतिकूल समय में कभी नहीं होती। जबकि बैक्टीरिया अनुकूल समय को प्राप्त करेगा, उस समय ये सेल, जो जीवाणु का सेल है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ में जो है विखंडन की प्रक्रिया में जाएगा, और सबसे पहले ये सेल जो होती है, अंग्रेजी में बोला इलांगेट होती है, बढ़ती है, और इसमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बाद में चल के रेप्लिकेशन से दो जो है डीएनए अलग अलग होके यहाँ पे जो सेल होती है, यहाँ से डिवाइड होने के लिए ये फरो या फिर जो है एक भित्ति का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है, जिनके जुड़ने से वो दोनों अलग हो जाएंगी। तो देखिए लगातार जो है ये धंसते हुए जो सेल होती है, वो अपने आप को यहाँ से अलग करती है, और दो नए जो है डॉटर जो जीवाणु होते हैं, या नए जो संतत के जो जीवाणु होते हैं, वो अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ में यहाँ पे दो नए रूप में यहाँ पे उपस्थित हो गए, तो एक से दो बने। तो ये सबसे कॉमन, सबसे अच्छा मेथड होता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फॉलो किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो है अपनाया जाता है। और इसी क्रम में लगातार 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरीके से बैक्टीरिया कुछ ही समय में बहुत ढेर सारे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन, बैक्टीरिया का निर्माण कर लेता है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया होती हैं, इसी कॉमन प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है जनन प्रक्रिया को दिखाती हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये क्या है, ये कायिक जनन है, और कायिक जनन के माध्यम से अलग होके जो है अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार से विखंडन एक कॉमनेस्ट प्रोसेस हुआ। अब आगे कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे, जो कि बाय बडिंग के द्वारा, जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। असेक्सुअल में इंडोस्पोर आता है, और उसके बाद सेक्सुअल जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर जो है लैंगिक जनन। तो हम कह सकते हैं लैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो
ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया इसमें 3 होती है, वो जो जीन होता है उसका पुनर्संयोजन होता है, वहाँ पे आनुवंशिकी पुनर्संयोजन होता है। जो आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं उसमें केवल परिवर्तन या फिर चेंजेज आती है, क्योंकि वहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक नए अलग प्रकार के पदार्थ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसको आनुवंशिकी पुनर्संयोजित प्रक्रिया बोलते हैं, इसको लैंगिक प्रक्रिया नहीं बोलते, क्योंकि लैंगिक प्रक्रिया में हमेशा एक मेल और एक फीमेल जो है जीवाणु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में जो F पॉजिटिव और F नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसमें अपने जीन को ट्रांसफ़र करके करता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है जीवाणु के प्रकार, जीवाणु में पोषण और जीवाणु में एक प्रकार की जो कॉमन प्रोसेस है कि प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हमने बताया। जो इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके प्रोसेसेस हैं, प्रक्रिया है जनन के, उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।